जो स्टूडेंट्स अप्रैल और अक्टूबर 2025 में अपने एग्जाम देने वाले हैं, टीएमए आ चुके हैं और मैंने सभी टीएमए सॉल्व भी कर दिए हैं और उसमें से मोस्टली टीएमए मैं अपलोड भी कर चुका हूँ क्लास 10th और 12th के लिए, और क्लास 12th के भी अपलोड हो रहे हैं। तो आप जल्दी से इन सभी टीएमए को अपने प्रैक्टिकल के जो पेजेस होते हैं उन पर नोट डाउन करें। और आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री का जो टीएमए है उसका सोल्यूशन लेके आए हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और हमें करना कैसे है। तो चलिए देर न करते हुए हम डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। क्लास 12th हिस्ट्री का जो आज हमारा टीम है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। टोटल मार्क्स असाइनमेंट, ये 20 मार्क्स का होता है और इसमें हमारे 6 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उनको सभी को हमें क्वेश्चन को उन सभी क्वेश्चनों का हमें आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। उनमें से कोई हमें ए करना है और ये हमारा 2 मार्क्स का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी, इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए और बी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। ये भी हमें 40 से 60 शब्दों में करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th और 5th जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको 100 से 150 वर्ड में करना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है। और एक बात और खास ध्यान रखेंगे कि आपकी जो लिखने की जो लिमिट है शब्दों की, वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स होनी चाहिए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। 100 से 150 वर्ड है तो आपको उसके हिसाब से ही लिखना है। और इसमें एक जो लास्ट क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 और 4 एक ही हैं, वो 4-4 नंबर के हैं। और 6 क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, जो कि एक परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसमें भी हमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन हमें करना होता है। इस प्रकार हमारे एक टीम में उन 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं। हालांकि हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट है, तो उनमें से कोई एक पार्ट अटेंड करना है। इसका मतलब यह है कि हमें 6 के 6 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपने इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, आइए देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो इसका मैंने ऑप्शन बी लिया है। 2 ऑप्शन आते हैं। नदियों और पहाड़ों जैसे भौगोलिक विशेषताओं के मानव बस्तियों के स्थान पर और विकास को कैसे प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन है, इसका हमें 40 से 60 शब्दों में आंसर देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, और आपको जो क्वेश्चन लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर को ब्लू पेन से लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो आपको ऐसे ही उसको करना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। नदियां और पहाड़ जैसे भौगोलिक विशेषता मानव बस्तियों के स्थान और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नदियां पानी, कृषि और परिवहन के लिए अनुकूल होती हैं, जिससे उनके किनारे बस्तियां बसती हैं। पहाड़ सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन कठिन भूभाग के कारण आवास और खेती सीमित होती है। इनसे संस्कृति और जीवन शैली भी प्रभावित होती है। उसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं और इसको आंसर को हम डिस्कस करेंगे। इसका भी ऑप्शन मैंने बी लिया है। 750 ईसा से 1200 ईसा के दौरान भारत में राज्य की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। उत्तर देखते हैं। 750 ईसा से 1200 ईसा के दौरान भारत में राज्य निर्माण की प्रवृत्ति विकेंद्रित थी। इस काल में गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल जैसे क्षेत्रीय साम्राज्य उभरे। राजनीतिक शक्ति मुख्यतः स्थानीय शासकों, सामंतों और मंदिरों पर अधिकार पर आधारित थी। यह काल संस्कृति और आर्थिक विकास के साथ केंद्रित यह काल संस्कृति और आर्थिक विकास के साथ क्षेत्रीय विविधता का भी प्रतीक है। ये हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन मैंने ए लिया है। उन प्रमुख कारकों की जांच कीजिए जिसके कारण
विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ? उत्तर देखते हैं इसका। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच लंबे समय तक संघर्ष के मुख्य कारण क्षेत्रीय वर्चस्व, विशेष रूप से रायचूर, दो आप पर नियंत्रण और आर्थिक संसाधनों पर कब्जा थे। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं भी टकराव का कारण बनी। व्यापारिक मांगों और संपन्न नगरों पर नियंत्रण का संघर्ष भी महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन हमारे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, जो हमारे 4 मार्क्स के होंगे। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन ए मैंने इसका लिया है, उपनिवेश विरोधी संघर्ष पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। ये ऑप्शन बी नहीं है, ये ए है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ए लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध ने उपनिवेश विरोधी संघर्ष का तीव्रता प्रदान की। युद्ध के दौरान उपनिवेशवादी शक्तियां कमजोर हो गईं, जिससे उपनिवेशकों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसी समय हुआ। युद्ध ने आर्थिक संकट पैदा किया, जिससे जनता का असंतोष बढ़ गया। इसके अलावा युद्ध के दौरान स्वतंत्रता की मांग करने वाले नेताओं को प्रेरणा मिली, क्योंकि युद्ध में उपनिवेशों से संसाधन और सैनिक लिए गए, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी हुई। वैश्विक स्तर पर युद्ध ने मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिससे उपनिवेश विरोधी संघर्ष को नैतिक समर्थन मिला। हालांकि युद्ध ने कई उपनिवेशों में हिंसा और विभाजन को भी जन्म दिया, जैसे भारत का विभाजन। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध ने उपनिवेशवाद के अंत को तेज करने की निर्णायक भूमिका निभाई। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यह भी हमारे 100 to 150 वर्ड का है। इसका ऑप्शन ए देखते हैं। औद्योगिकरण और सामाजिक वर्गों के उदय के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। उत्तर देखते हैं। औद्योगिकरण और सामाजिक वर्गों का उदय परस्पर जुड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन प्रणाली, श्रम विभाजन और समाज की संरचना में व्यापक परिवर्तन लाए। उत्पादन के नए संसाधनों के विकास से पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा का उदय हुआ, जो कारखाने और उद्योगों के मालिक बने। इसके साथ ही श्रमिक वर्ग का भी विकास हुआ, जो मजदूरी पर आधारित उद्योग में काम करने लगा। शहरीकरण और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर ने ग्रामीण और सामंती समाज को कमजोर कर दिया और समाज में नए वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुए। औद्योगिकरण ने आर्थिक असमानता को बढ़ाया, जिससे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच शोषण और संघर्ष की स्थिति बनी। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिक आंदोलन, यूनियन और सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। कुल मिलाकर औद्योगिकरण ने समाज को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पुनर्गठित किया। ये क्वेश्चन हमारे 5 कंप्लीट हो गए हैं। और क्वेश्चन जो हमारा 6 है वो हमारा एक परियोजना से रिलेटेड होता है। इसमें हमें एक परियोजना तैयार करनी होती है। और देखिए, इसका मैंने ऑप्शन ए लिया है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। 18वीं सदी का भारत, एक व्यापक अध्ययन। 18वीं सदी भारतीय इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का युग था। इस युग में मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और उपनिवेशिक हस्तक्षेप की शुरुआत जैसे घटनाक्रम प्रमुख रहे। इस समय भारत ने विविध संस्कृति और राजनीतिक अनुभव किए, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां और व्यक्ति का उदय। मराठा संघ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा संघ प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने 18वीं सदी में पेशवाओं के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने पश्चिमी भारत से लेकर उत्तर भारत तक
अपना प्रभाव फैलाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 मराठों की शक्ति को छीन कर गई, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बनाए रखी। सिख साम्राज्य। सिख समुदाय ने 18वीं सदी में गुरु गोविंद सिंह के खालसा पद की स्थापना की और बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया। महाराजा रणजीत सिंह 1780 और 1739 ने सिख साम्राज्य की स्थापना की और इसे उत्तर पश्चिम भारत में एक मजबूत शक्ति बनाया। यह साम्राज्य कुशल प्रशासन, सैन्य शक्ति और धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण था। राजपूत साम्राज्य। राजपूत शासन अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष रहे। हालांकि उनकी शक्ति कमजोर थी, वे मुगलों और मराठों के साथ लगातार बदलते संबंधों में उलझे रहे। उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित था, लेकिन सांस्कृतिक संरक्षण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य क्षेत्रीय शक्तियां। अवध, हैदराबाद और बंगाल जैसे सूबेदारों ने स्वतंत्रता हासिल कर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश की। इनमें से कई राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की और उनके प्रभुत्व के अधीन हो गए। उसी प्रकार इसी का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, सांस्कृतिक संचार, निरंतरता और परिवर्तन। कला और वास्तुकला। 18वीं सदी में मुगल कला और वास्तुकला में गिरावट आई, लेकिन क्षेत्रीय राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में कला और संस्कृति को संरक्षण दिया। राजपूत ने महल, मंदिर और चित्रकला में योगदान दिया। मराठों और सिखों ने स्थानीय कला वस्तु में अपनी छाप छोड़ी। साहित्य और संगीत। इस युग में फारसी, उर्दू, संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक संरचनाएं हुई। उर्दू गजल और शायरी का विकास इसी समय में हुआ। भक्ति और सूफी परंपराओं का प्रभाव बना रहा। तानसेन की परंपरा से प्रेरित हिंदुस्तानी संगीत का विकास हुआ। धार्मिक परिवर्तन। सिख शक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय सहिष्णुता और सामुदायिकता को बढ़ावा दिया। इस समय ईसाई मिशनरियों का प्रभाव भी बढ़ा, जिसमें भारतीय समाज में नए विचारों का परिचय कराया। आर्थिक और सामाजिक बदलाव। आर्थिक दृष्टि से भारत कृषि और व्यापार पर निर्भर था। बंगाल, गुजरात और दक्षिण भारत में व्यापारिक केंद्र विकसित हुए। यूरोपीय शक्तियों के आवागमन से व्यापार का स्वरूप बदला और भारतीय वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ। तो अब निष्कर्ष को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 18वीं सदी के भारत में एक संक्रमणकालीन युग की प्रतिनिधित्व किया। यह समय मुगल साम्राज्य की गिरावट और क्षेत्रीय शक्ति के उदय का गवाह बना। इस युग में भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि बरकरार रही, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का अभाव स्पष्ट था। यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप और क्षेत्रीय शक्तियों के संघर्ष ने भारत के उपनिवेशिक इतिहास को आकार दिया। 18वीं सदी ने औद्योगिक भारत की नींव रखी, जहां राजनीतिक संरचनाओं, सांस्कृतिक धरोहरों और आर्थिक ताने बाने ने उस भारत को आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। यह युग अतीत और आधुनिकता के बीच सेतु का कार्य करता है। इस प्रकार आपके सभी 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आप सभी स्टूडेंट जल्दी से अपने इसकी प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है, उसके पेज होते हैं, उसमें नोट डाउन कर लें। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।